और ये महाशय है कि इसका शर्ट पहने, उसकी चड्डी पहने, बस मेरे को एमएलए बनना है। अब आप बताइए कि जिसके मिजाज में ठहराव नहीं है, वो नामपल्ली की आवाम की क्या खिदमत कर सकता है? कहां कहां यानी घाट घाट का पानी पी रहे हैं। अब अगर कल 2028 में कोई नई पार्टी बन गई तो ताज्जुब मत करिए, वहां भी डाइव मार देंगे इन्हों जाके, चलो वहां से किस्मत आजमाएंगे। मगर अफसोस किस बात का है, इलेक्शन आप लड़िए, किसी पार्टी से लड़िए, वो आपकी क्रेडिबिलिटी है, वो आप आवाम देखती है। मगर सवाल यह पैदा होता है कि नामपल्ली का इलेक्शन जीतने के लिए कांग्रेस का मौजूदा उम्मीदवार यह कहता है कि नामपल्ली में जो 2 लाख मुसलमान हैं, उनका वीडियो है, देखो आप, मैं नहीं कह रहा हूं, 2 लाख मुसलमान में 1.5 लाख मुसलमान तालिबानी जहनीत के हैं, फेनेटिक हैं। अब आप बताइए कि क्या आप फेनेटिक हैं? आप तालिबानी मानसिकता रखते हैं? फिर इसको कैसा ख्वाब पड़ा कि 2 लाख में 1.5 लाख है? सुना मैं 1.5 लाख। अब तुम हमारे साबिर नगर में आके जाओगे, घर में तालिबानी मानसिकता रखने वालों घर पे जाके बोलेंगे, अम्मा जरा वोट दो, भाई साहब जरा वोट दो, खाला मेरे को वोट दो, तो अंदर से आवाज आएगी, तेरे मुंह में मट्ठी पड़ो, तो हमको तालिबानी बोलाओ। कोई जाके बोलेगा चिचा जरा साथ दो, चिचा बोलेंगे हाथ छोड़। तू क्या समझ के बोला था जुनूनी? हमको फेनेटिक बोलते हैं। इसका ख्याल रखिए आप। इनके बहुत से वीडियोस हैं, कुत्तों का नाम इंसानों का नाम से रखते हैं। आप देखे वीडियो, वो देखे, कुत्ते का नाम इंसान रखता है। अरे क्या है भाई, कुछ तो कदर कर। मगर मालूम हुआ घर का माहौल माशाल्लाह ऐसी है, इंसान जो घर में रहता ना, वो बाहर निकलकर वैसा ही काम करता। उन्हें जो घर में तरबियत अच्छी होती, उन्हें बाहर निकलकर लोगों को अच्छा मिलता उनसे। मगर घर का माहौल कुछ और है, घर में कुछ और है, बाहर कुछ और करना चाह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी, इनका लीडर बीजेपी, मोदी, अमित शाह को एक ही दर्द है कि मजलिस कैसे एक सियासी ताकत बनकर उभर गई, मजलिस कैसे सियासी ताकत बनकर उभर गई। अरे मजलिस अगर एक सियासी ताकत आज है तो ये जुम्मा 8 दिन की तारीख नहीं है। 65 साल मजलिस को आज इस मुकाम दिलाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं, और मुझे यकीन है कि आने वाले 65 साल भी आसान नहीं रहेंगे। यकीनन हमारे बुजुर्गों ने जो मजलिस को इस मुकाम दिलाने के लिए ईसार और कुर्बानी के जज्बे के मुजाहरे किए थे, इंशाअल्लाह ताला हम वही मुजाहरे करेंगे। मगर इनको तकलीफ है कि हिंदुस्तान के किसी रियासत में आपकी जमात की तरह कोई जमात है। इनको तकलीफ इस बात की है, हसद इस बात की है, इनके सर में दर्द इसलिए होता कि आखिर ये कौन है, ये कौन से शहर के लोग हैं जो एक एमपी को जिताते हैदराबाद से, जो पार्लियामेंट में जब जाता है तो सरजमीन दखन पर बसने वालों के जज्बात की सही तर्जुमानी करता है, और 5-6 मिनट की तकरीर में पूरी पार्लियामेंट की ऐवान को हिला के रख देता है अपने दलाइल के साथ। तो इनको इसकी तकलीफ है। हमारे 7 अरकान असेंबली है, इनको इसकी तकलीफ है कि 7 ने तेलंगाना के मुस्लिम अकलियत के लिए 201 रेजिडेंशियल स्कूल बेटियों के लिए और बेटों के लिए तैयार करवा दिए। 6ठी जमात से 12वीं जमात तक आप जाकर देखिए, 1,80,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। सब कहते हैं कि मुसलमान अकलियत अगर पीछे है, क्यों है? पढ़ते नहीं है, तालीम के मौके नहीं मिलते। अरे हमने कौन सा गुनाह किया बताओ?
कि हमने 1,80,000 बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने का इंतजाम सिर्फ नामपल्ली में नहीं पूरे तेलंगाना में करवा दिया। आखिर हमको गाली क्यों दी जाती है? कौन सा गुनाह हमने किया कि मजलिस के 7 अरकान असेंबली ने अक़लियतों के बच्चों के लिए, जिसमें मुसलमान ईसाई सब शामिल है, 3,224 बच्चे बच्चियां अमेरिका, लंदन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की 2 साल डिग्री कर रहे हैं। इनको इससे तकलीफ होती है, इनको इससे तकलीफ होती है कि आसरा पेंशन की बात आई तो अकबरुद्दीन अवैसी ने खड़े होकर कहा कि आसरा में भी हमको हिस्सा मिलना चाहिए। रईतु बीमा की बात आई तो कहा कि इसमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। मजलिस हिस्सेदारी की सियासत करती है, कॉम्प्रोमाइज की सियासत नहीं करती। इसीलिए उनको तकलीफ है कि नहीं, हम मजलिस को खत्म करके रख देंगे, हम मजलिस को वो करके रख देंगे, हम मजलिस के असदुद्दीन को हैदराबाद से निकलने नहीं देंगे। ये मसला है। इसीलिए मजलिस के खिलाफ ये पूरा महाज बनता है, अखबारात को काले किया जाता है, तकारीर में क्या क्या नहीं कहा जाता। मगर मेरे भाई, अल्लाह इज्जत देने वाला है, इंसान इज्जत नहीं देता। अल्लाह कामयाब करने वाला है। ये कांग्रेस और बीजेपी या मोदी राहुल कामयाब नहीं करने वाले हैं। दिलों में मोहब्बत डालने का काम रब्बे कायनात का है। अरे तुम कितना झूठ बोलते बोल लो, तुम कितनी गाली दे सकते, मुझे गाली दे दो, मगर मेरे हौसले पस्त होने वाले नहीं हैं। तुमने मेरी गाड़ी पर गोलियां चलवाई, मगर उसके दूसरे दिन मैं उसी रोड से उत्तर प्रदेश को गया और मजलिस के लिए अपने उम्मीदवारों के इंतखाबी मुहिम में काम किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस के जो काम है, ये मजलिस के जो कारनामे हैं कि बताओ मेडिकल कॉलेज है, मेरा है, मेरी औलाद का है, मेरी खानदान का है, नहीं, हम सब मर जाएंगे। ओवैसी हॉस्पिटल और डेक्कन मेडिकल कॉलेज सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह आबाद और शादाब रहेगा। असरा हॉस्पिटल है, मेरे खानदान का है, नहीं है। ये स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ये इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA MCA कॉलेज, फिजियोथेरेपी का कॉलेज, आर्किटेक्चर का कॉलेज, MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट किसका है? मेरे खानदान का है, नहीं है, किसी का नहीं है। ये आपका था, आपका ही रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनको ये बात समझ में नहीं आती। ये लोग जो दिल्ली से पैराशूट में उतरकर यहां पर पहुंचते हैं, उनको ये लगता है अब मौका अच्छा है, मजलिस को ऐसा कर देंगे। अरे याद रखो कांग्रेसियों, हम नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर किरण कुमार रेड्डी तक बड़े बड़े चीफ मिनिस्टरों को देखे, वो भी बड़े अज़ाइम लेकर आए थे कि हम ऐसा करेंगे, मगर लाखों सलाम हैदराबाद की आवाम पर उन्होंने कहा कि तुम मिट जाओगे मगर मजलिस पर आंच आने नहीं देंगे हम। मजलिस आज भी है और कल भी रहेगी और सुबह क़यामत तक मजलिस आबाद रहेगी। अरे ये कांग्रेस का ये नया लीडर, इसको नया नाम दिया हूं, इसका नाम RSS अन्ना। इन्हें ज्यादा पुकार रहा आजकल, खाम खां बोलते ने मियाँ, हाथों पैरों में कहीं को आ रहा हमारे, हम अपना काम कर ले रहे, इन उछल के आ रहे। RSS अन्ना है इन्हों, और RSS अन्ना ये बोल रहे हैं कि मैं एक अलहदा शहर को बसाऊंगा, जिस तरह उनका पॉलिटिकल माई बाप नायडू कहा था अमरावती व आंध्रा में। इनका असली मकसद क्या है कि जितने इलाके मजलिस के मेलेज हैं वहां पर तोड़कर सबको बेघर करके टूरिस्ट का सेंटर बना देना और ले जाकर किसी और जगह पर हमको बसाना। अरे ये काम तो बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में कर रहा है। RSS अन्ना, तुम क्या समझ रहे हो कि हम खामोश बैठ जाएंगे? तुम ये समझ रहे हो कि हम तुम्हारी साजिश को नहीं जानते? अरे याद रखो, हम बहुत कुछ जानते हैं तुम्हारे बारे में, मगर इंशाअल्लाह ताला
अल्लाह तुम्हारे नापाक अजाइम में तुमको शिकस्त देगा। तुम जो आरएसएस सन्ना ख्वाब देख रहे हो ना, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे ख्वाबों को हम चुकनाचूर करके रख देंगे। तुम्हारे दिल में सिर्फ एक फितूर है और तुम हसद की निगाहों से, ललचाई हुई निगाहों से जहां पर मंजलिस के अराकीन है, तुम उन इलाकों को देख रहे हो। अरे डेवलपमेंट तो हमने करवाया और भी करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस ये आवाज देखो, आप माइनॉरिटी डिक्लेरेशन एक कागज इशू करे, इतनी हिमाकत, इतना झूठ और एक साजिश के तहत भारत के आईन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये आईन का वर्ड है, लफ्ज है माइनॉरिटीज, अकलियत। कहां लिखा गया? आर्टिकल 30 में, दफा 30 में। अदर बैकवर्ड क्लासेस वो लिखा गया आर्टिकल 15 में, दफा 15 में। ये अकलियतों को जो फंडामेंटल राइट है उसको खत्म करना चाहती है कांग्रेस। इनका मैनिफेस्टो उठाकर पढ़ो आप, साजिश रचा रहे हैं। अरे फंडामेंटल राइट है, भारत के आईन का बेसिक स्ट्रक्चर है ये, तुम उससे खिलवाड़ करना चाहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर डिक्लेरेशन चलिए जो भी है आया, मगर तुम मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लेकर आए? मध्य प्रदेश में तो इलेक्शन है ना 5-6 दिन में, राजस्थान में भी है ना इलेक्शन, वहां नहीं लेके आए। वहां क्यों नहीं लेके आए? वहां पे मजलिस नहीं है, वहां पे मजलिस नहीं है। वहां के लोगों को सिर्फ मौत का डर दिखाओ, बीजेपी है, वो फुला है, जिंदगी मौत का मसला है। वो बेचारा गरीब क्या करता रहे भाई, क्या करेंगे? यहां पे आप हैं, यहां पे आपकी ताकत है, यहां पर आपका इत्तेहाद है, यहां पर आपकी मंजलिस है, इसीलिए झक मरा के डिक्लेरेशन देना पड़ा इनको। उसमें कुछ भी नहीं है मगर डिक्लेरेशन दिए। अरे 5,000 10,000 करोड़ तो मंजलिस की नुमाइंदगी पर अकलियतों के बजट के लिए खर्चा हो चुका है। अगर ये तमाम स्कीमों को मिला लिए तो कम से कम और बढ़ जाएगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मकसद एक ही है बीजेपी कांग्रेस का कि अकलियतों की सियासी ताकत ना रहे, दलित और मजलूमों की एक सियासी आवाज ना रहे। ये चाहते हैं कि हमको सियासी तौर पर हमारा नंबर को छीन लिया जाए। ये चाहते ये हैं कि सियासी तौर पर हमारी क़ियादत ना रहे, हमारी मरकज सियासी ना रहे। इसीलिए कोशिशें की जा रही हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर के दिन आप तमाम लोग एक होकर कांग्रेस और बीजेपी को इनके नापाक मंसूबों में शिकस्त देंगे और इंशाअल्लाह ये होके रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो कह चुका हूं, अल्लाह पे भरोसा करके और आप पे भरोसा करके मैंने कह दिया कि आओ बीजेपी वालों, तुम तुम्हारे सबसे बड़े लीडर को लाओ। कांग्रेस वालों, तुम राहुल को ला लो हैदराबाद पार्लियामेंट से, आओ मुकाबला कर लेंगे, देखेंगे क्या होता है। अरे क्यों असेंबली इलेक्शन में आ रहे हो? मुझसे मुकाबला करो, आओ। मैं सारे मुल्क में फिरता हूं, तुम मेरे हैदराबाद आकर से मुकाबला करके देखो, मैं तुमको बताऊंगा मुकाबला क्या होता है। अरे ये राहुल गांधी जो अपने आप को बड़ा समझता है, अरे ये जमाना चले गया। आज मौजूदा हिंदुस्तान में, भारत में खानदान की कोई अहमियत नहीं रही। जो मेहनत करेगा, जो जुस्तजू करेगा, अल्लाह उसको नवाजने वाला है। मगर ये समझते मैं फुलाक खानदान का हूं। अरे भाई साहब, जमाना खत्म हो चुका है। ये 2023 है, ये 1950 और 60 नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि आप माजिद हुसैन मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। माजिद हुसैन के ताल्लुक से आज आपको एक बता रहा हूं कि आज हम मुरादनगर में दौरा कर रहे थे। मुरादनगर में दौरा कर रहे थे, मुरादनगर, हाँ, सैयद अली गोड़ा में दौरा कर रहे थे। तो जब दौरा करते तो हमारे हाथ में एक माइक होता है, ये मेरा बाजा है। मैं माइक लेके आवाम से अपील करता हूं
तो रास्ते में एक स्कूटर पे एक साहब आए, रुक गए, लोग थे काफी। हम हाथ मिलाए उनसे अपील किए कि भाई जरा ये हमारे उम्मीदवार हैं, आप इनको वोट दीजिए, ये माजिद हुसैन है। तो उनके जबान से निकला, मैं जानता हूं इनको, अच्छी तरह जानता हूं। तो मैं बोला कि बड़ा शरीर है माजिद हुसैन, बहुत शरीर है। तो उन्होंने बोले नहीं साहब, हीरा आदमी है। मैं बोला आप तारीफ कर रहे, हीरा आदमी है? बोले हाँ सच साहब, जब आपकी गाड़ी पे गोली चली, ये गोली चलाने वाले पे कूद के गया था, इसलिए हीरा आदमी है। ये मैंने ही कहा, आप पूछ लो वहां पे। फिर मैं बोला आपको कैसे मालूम? बोले मैं वीडियो देखा साहब, और नाम उन्होंने बताया मेरा, मैं सिद्दीकी हूं। उन्होंने कहा मैं सिद्दीकी हूं। मैं क्या बोल सकता हूं इस बात को, मैं चश्मदीद गवाह हूं। जब मेरी गाड़ी पर गोली चली तो माजिद हुसैन पीछे की गाड़ी में थे। माजिद ये नहीं देखा कि हथियार चलाने वाला उस पर भी गोली चला सकता है। जब माजिद हुसैन उसके 3-4 फीट के करीब पहुंच गया, उसका रिवॉल्वर लॉक हो गया। अल्लाह को बचाना था माजिद हुसैन को आपकी खिदमत करने के लिए। माजिद ये नहीं देखा, माजिद दौड़ा कूद के गाड़ी में से। आप देखो वीडियो आज भी है, माजिद दौड़ रहा है, 4 फीट के फासले पे उसका वो रिवॉल्वर जो था या जो भी कट्टा था वो लॉक हो गया। मेरे भाई, जज्बा है इस शख्स में खिदमत करने का। मैं देखा हूं ये शख्स इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन खिदमत करेगा नामपल्ली की आवाम की, बिला लिहाज मज़हब मिल्लत आपकी खिदमत करेगा। ये एक टीचर का बेटा है, ये टीचर का बेटा है। अच्छी तरबियत उनके माँ बाप ने माजिद की। माजिद को शौक कुत्तों का नहीं है, बकरियों का है। माजिद को शौक बकरियों का है, और जब बकरीद आती, बड़े से बड़ा जानवर कहां से चुन के लाता नहीं मालूम, लाता उसको 1 महीना रख के उसको खूब खिलाता। मगर ये फर्क है, ये तो खैर लाइटर वेन में बोल रहा हूं आपको। यही माजिद हुसैन जब मेयर थे 3 साल के लिए, तो अगर आज हैदराबाद में आप देखते होंगे 5 रुपए की खाने की स्कीम है, गरीबों के लिए गरम गरम 5 रुपए खाने की स्कीम मिलती। कौन लेकर आया इसको? माजिद हुसैन जब मेयर थे ये शुरू किया गया था, ये माजिद लेकर आया था। बोले साहब ऐसा कर सकते? मैं पूछा बल्दिया में फंड है? बोले हमारे कहने बहुत फंड है। बोला शुरू करो, खिलाओ खाना। फिर आप जो ये वाटर प्लांट, सालारे मिल्लत वाटर प्लांट देखे आप, 5 रुपए डाले तो 10 लीटर पानी बिस्लरी की तरह साफ निकलता है। ये भी माजिद लेकर आया। मेयर था जब, हमारे जो बल्दिया के कमिश्नर थे सोमेश कुमार को के जमाने में ये शुरू किया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस शख्स को मैंने आजमा कर देखा है, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला माजिद हुसैन ना आपको ना मुझे मायूस करेगा। आप एक मौका दीजिए इसको। हम ऐसा ही चाहते हैं कि लोग मेहनत करें, सिर्फ इलेक्शन जीत के दूल्हे बन के बैठना नहीं है। इलेक्शन जीतना बहुत आसान है, जीतने के बाद 5 साल मेहनत करना वो सबसे बड़ा चैलेंज है। जीत तो जाते, उसके बाद कई ऐसे लोग हैं दिखते ही नहीं है, बहुत से लोग हैं, अवाम मायूस हो जाती है उससे। तो इसलिए जरूरी है कि आप एक हरकियाती उम्मीदवार को हल्के असेंबली नामपल्ली का एमएलए बनाइए। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये बीजेपी कांग्रेस वाले झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप अंदाजा नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप देखना, हमारे दलित भाई बहुत बड़ी तादाद में मजलिस को वोट डालने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई और बहन तय कर चुके हैं। हमारे बोजागुट्टा के जो लोग हैं, मैं उनसे जाकर मिला और उनसे कहा कि एक बार मुझे मौका दो, मैं तुम्हारे काम करवा के दूंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब, हम बीजेपी को दिए, बीआरएस को दिए, कांग्रेस को दिए, आप पे देते हैं, क्या आप हमको गारंटी देंगे? मैंने कहा अगर तुम्हारा काम नहीं होगा तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, मुझे 5 साल का मौका दो, तुम्हारे जो बोजा गुट्टा की तकालीफ है हम उसको दूर करेंगे।
जफर कारपोरेटर है जफर कारपोरेटर दूर है। ये हमारा ऐसा कारपोरेटर है कि जिन की तरह 24 घंटे वार्ड में रहता है। सुबह 6 बजे आप देखो जफर कहां है, बोल तो नाले के अंदर है। जफर कहां है, बोल तो वहां पानी घटका मार रहे लोगों से पूछ रहे। और जफर के काम से मुतासिर होकर उनके वार्ड के हमारे कई हिंदू भाई आज कह रहे हैं कि अगर आपका कारपोरेटर इस तरह काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं आपको वोट देंगे। ये मजलिस के काम करने का तरीका है। हमारे मूसा भी है माशाअल्लाह, और आपके कासिम भी है, और माशाअल्लाह लाल टेकरी का तो हमारा ये आरिफ तो माशाअल्लाह खामोश रहता मगर बड़ा काम करता है। वो 7 अप का इश्तिहार कभी देखे आप, जोर का झटका धीरे से लगे, वो काम करते। लोग समझते चेहरे पे दाढ़ी है टोपी है तो ज्यादा शरीफ होंगे, उतने शरीफ नहीं है। उन्होंने मजलिस में है शराफत, शरीफ लोगों के साथ करते, शरीर के साथ शरारत करना पड़ता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम सुदूर मुतमदीन की मेहनत और काविशों का नतीजा है कि आज मजलिस इस मुकाम पर पहुंची। हमारे कई सीनियर मजलिस के सुदूर मुतमदीन हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं कि एक अच्छे उम्मीदवार को मजलिस ने आपको दिया है, आप इनके लिए काम करिए।